तो 9/11 के बाद लोगों को लगता था कि न्यूक्लियर थ्रेट इज़ ए रियल थ्रेट, ये किसी आतंकवादी को मिल जाए तो उसके रेडिएशन से बहुत सारे लोग मरेंगे। हम अपने यंग रिसर्चर को जो पीएचडी करना चाहते हैं, यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं, साइंटिस्ट पढ़ाई तो यहाँ करते हैं आईआईटी से और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से, लेकिन फिर वो मतलब फॉरेन कंट्रीज में मूव कर जाते हैं। हिंदी में वो पब्लिश हुआ होता तो बहुत सारे लोग पढ़े होते। आज के जो छात्र हैं तो सब्जेक्ट चुनने से लेकर किसी इंस्टीट्यूट को चुनने तक पीएचडी का क्या पूरा प्रोसेस होता है कि वो मीडिया के हाइप में पीएचडी प्रोग्राम ना ज्वाइन करें। किस स्तर तक रिपोर्टर्स इंडिया में परिपक्व हैं और वो कर पा रहे हैं साइंस रिपोर्टिंग? तो जब तक वो पीएचडी करके निकलेगा 5 साल बाद, क्योंकि आपको फंड चाहिए, फंड रहेगा तभी तो आप रिसर्च करोगे। चाइना ने अपने रीजनल लैंग्वेज में अपने साइंस को पब्लिश किया। उस समय में ये था कि ऐसा ड्रग बनाया जाए जो रेडिएशन के इफेक्ट को कम कर सके। जगजीत सिंह साहब जब भी कहीं विदेश जाते, सिडनी जाते, अमेरिका जाते, तो उनके गानों के गुलदस्ते में एक ख़ास गाना शामिल रहता था। ये गाना था राही मासूम रज़ा साहब का लिखा, हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चांद, अपनी रात की छत में कितना तन्हा होगा चांद। ऐसे कितने तन्हा चांद यानी विदेशों में रह रहे भारतीय अपने देश के चांद के इंतज़ार में, याद में रातें गुजारते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना उनको न्यूज़ रूम में बुलाया जाए, उनसे बातचीत की जाए कि वो इस देश के बारे में क्या सोचते हैं, वो विदेशों से क्या सीखकर हमें बताना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। इसलिए हम अपना नया ये ताज़ा तर्रीन शो लेकर आपके लिए ला रहे हैं। इसका नाम है तेरा तुझको अर्पण। आज के हमारे गेस्ट कौन हैं, इसके बारे में बताएंगी मेरी साथी वैष्णवी। आज के हमारे तेरा तुझको अर्पण के एपिसोड में हम एक ऐसे शख्स से मिलने जा रहे हैं जिनका जन्म 70 के दशक में सहरसा के एक गांव में हुआ था। उस गांव में लाइट भी नहीं थी। वहाँ से निकलकर उन्होंने वो कैसे आईआईटी रुड़की पहुँचे और कैसे उन्होंने रेडियोलॉजी की पढ़ाई करके अभी वो यूएस में रेडियोलॉजी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। इस सफ़र में 9/11 अटैक का क्या हाथ रहा वो सब सर बताएंगे। सर पहले तो ये बताइए कि इस जो पूरा ये नाम है रेडियोलॉजी ऑन्कोलॉजिस्ट, इन दोनों कठिन शब्दों का क्या मतलब है? ये एक टंग ट्विस्टर जैसा ही मुझको लग रहा है। आप प्लीज़ बताइए इसका मतलब और कैसे आपने ये सफ़र तय किया। धन्यवाद करना चाहेंगे ये ललन टॉप टीम का। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई फील रियली हैप्पी। विदेश में भी इसको बहुत सारी लोकप्रियता है और हम सब देखते हैं इसको। ललन टॉप बहुत आगे जाएगा और बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पर। रेडिएशन सभी लोग जानते हैं। ऑन्को मतलब होता है कैंसर। ऑन्कोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ कैंसर। तो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में बेसिकली हम लोग रेडिएशन से कैंसर को किल करने का ये साइंस है। तो मेरा रिसर्च जो है सो वो है कि चूँकि रेडिएशन कैंसर सेल और नॉर्मल सेल दोनों सेल्स को किल करता है, तो क्यों ना कुछ ऐसा मेथडोलॉजी अपनाया जाए जिससे कम डोज ऑफ रेडिएशन दें और ज़्यादा कैंसर किलिंग हो। तो ये रेडियो सेंसिटाइजेशन मेरा स्पेशलाइजेशन रहा है। इससे पहले हम रेडिएशन काउंटर मेजर पर मुख्य रूप से काम करते थे। आईआईटी रुड़की से पहले हम बीएन कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी में थे। बैचलर वहीं से किया है मैंने बायोटेक्नोलॉजी का, और उसके बाद मास्टर किया है आईआईटी रुड़की से। और मास्टर करने के बाद हम पीएचडी किए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस डीआरडीओ, हमारे अपने डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन से किए हैं। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, इन आपको माफ़ी कीजिए बीच में आपको रोक रहा हूँ। इन भारी जो आपने इंस्टीट्यूट्स के नाम बताए, तो बहुत सारे दर्शक तो इनके बारे में जानते भी नहीं है कि ये कहाँ है, इनमें दाखिला कैसे होता है। जो पढ़ना चाहते हैं, रिसर्च में आना चाहते हैं, उन्हें इनके बारे में तो उस पर डिटेल में बात करेंगे। पहले एक शब्द आया रेडियोलॉजी, इसको हमारे दर्शकों को थोड़ा आसान शब्दों में बता दीजिए कि रेडियोलॉजी क्या चीज़ होती है। ये स्टडी ऑफ रेडिएशन है रेडियोलॉजी। इसमें बहुत सारे फ्रैक्शंस हैं। रेडिएशन जो मेरा स्पेशलाइजेशन है वो
जिसमें हम यूज़ करते हैं गामा रेडिएशन एंड एक्स रेज को, ये आयोनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं। मतलब ये सेल्स के मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज करके तोड़ देता है, ब्रेक करता है। हम सब हर जगह रेडिएशन है, ये लाइट भी रेडिएशन है ना। लेकिन हम लाइट की बात नहीं करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी हाई एनर्जी रेडिएशन की बात करते हैं, जिसको हम सामान्य भाषा में कहें तो आयोनाइजिंग रेडिएशन। मतलब ये इसको हिंदी का टर्मिनोलॉजी हमको अभी एक्यूरेट याद नहीं है। आयनीकरण, वो आयनीकरण जो कर सके वो है आयनिक रेडिएशन। सर आपने कब पहली बार सोचा कि आपको रेडियोलॉजी की पढ़ाई करनी है? लाइक बचपन से ही आपका ऐसा आपने सोचा था या फिर बड़े होकर? बचपन में मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। बचपन में बस ये था कि आई नीड टू डू रिसर्च, हमको रिसर्च करना है। और इसका मुख्य कारण ये था कि देखते थे छोटी छोटी चीज़ों के लिए कमियां थी हमारी सोसाइटी में, बहुत कमी थी, तो रिसर्च फील्ड लगता था। ये 2001 की बात है, जब यूएसए में ट्विन टावर मिसहैप हुआ था, जिसो जो एरोप्लेन से 9/11, हाँ, तो 9/11 के बाद लोगों को लगता था कि न्यूक्लियर थ्रेट इज़ ए रियल थ्रेट। ये किसी आतंकवादी को मिल जाए, डर्टी बम मिल जाए, वो कहीं पर उसको ड्रॉप कर दे, तो उसके रेडिएशन से बहुत सारे लोग मरेंगे। तो चलो न्यूक्लियर एटम बॉम्ब ना गिराए, लेकिन डर्टी बम तो यूज़ कर सकता है वो। तो उस समय में ये था कि ऐसा ड्रग बनाया जाए जो रेडिएशन के इफ़ेक्ट को कम कर सके। तो रेडिएशन बायोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस में वहाँ डिपार्टमेंट है, मैंने इसी कारण से वहाँ ज्वाइन किया। हम अपने यंग रिसर्चर को जो पीएचडी करना चाहते हैं, यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि वो मीडिया के हाइप में पीएचडी प्रोग्राम ना ज्वाइन करें। आपको हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड या इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस, इनमास कहते हैं हम, ये पीएचडी नहीं कराता है। पीएचडी तो आदमी कराता है, वहाँ के रिसर्चर कराते हैं। तो ये बेहतर होगा कि आप ऐसा फील्ड चूज करें जिसमें आपको मज़ा आता हो। ये एक ऐसा चीज़ है कि डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है कि उस समय रेडिएशन ऑन्कोलॉजी या रेडिएशन काउंटरमेजर प्रोग्राम बहुत डिमांड में था। एक समय आया जो इधर रिसेंट में कोविड, तो कोविड के समय में यदि कोई ये देख के बच्चा रिसर्च करना चाहता है, वो ले लेगा वायरोलॉजी, वायरस का स्टडी, या वैक्सीनोलॉजी, या ड्रग डेवलपमेंट जो वैक्सीन से करते हैं। तो जब तक वो पीएचडी करके निकलेगा 5 साल बाद, क्योंकि आपको फंड चाहिए, फंड रहेगा तभी तो आप रिसर्च करोगे। जैसे मीडिया में आपको फंडिंग चाहिए न्यूज़ को लाने के लिए। अच्छा, ये पूरी पीएचडी की बात चल रही है, तो आपका पीएचडी का जो प्रोसेस था वो कैसा था? और आज के जो छात्र हैं, तो सब्जेक्ट चुनने से लेकर किसी इंस्टीट्यूट को चुनने तक पीएचडी का क्या पूरा प्रोसेस होता है आपकी फील्ड में, वो अगर एक हमारे दर्शकों को सरल। मेरे फील्ड की बात नहीं है, यहाँ इंडिया में CSIR जो है सो वो, और ICMR जो है वो एग्जामिनेशन कराती है। आप, ये नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, आप उसको एग्ज़ाम में अपेयर होइए, और यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो गवर्नमेंट फंड देती है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है आपको रिसर्च करने के लिए। और भी फंड है, DBT है, वो भी फंड देती है कि आप रिसर्च करें। लोग चाहते हैं कि यहाँ पर रिसर्चर हो। हम जिस समय में रिसर्च करना शुरू किए थे, उस समय में इतना सपोर्ट नहीं था जितना आज है। इतना सपोर्ट, ये सब होने के बाद भी आरोप लगते हैं, और ऐसा देखा भी गया है कि साइंटिस्ट पढ़ाई तो यहाँ करते हैं IIT से और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से, लेकिन फिर वो मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में मूव कर जाते हैं। इसके पीछे के रीजंस क्या हैं, और क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े एज अ रिसर्चर इन इंडिया?
देखिए, यहाँ साइंटिस्ट का रिक्रूटमेंट पहले होता है, प्रोजेक्ट बाद में सोचा जाता है। हम जो एक बेसिक डिफरेंस देख रहे हैं यहाँ के सिस्टम का और यूएसए के सिस्टम का या यूरोप के सिस्टम का, वहाँ प्रोजेक्ट पहले डिसाइड होता है। तो यदि प्रोजेक्ट आप पहले डिसाइड कर लेते हैं तो आप मैचिंग स्किल सेट ढूंढेंगे। जैसे हम एक उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि हम एक साइंटिस्ट को रिक्रूट कर लिए, ये सोचते हुए कि ये मलेरिया में इसका एक्सपर्टाइज है, मलेरिया के रोधन के लिए ये दवाई डेवलप करेगा, और उसको उस समय में मलेरिया डेवलपमेंट, ड्रग डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट ना दे के उसको डाइवर्ट करें, उसको एक तो मज़ा नहीं आएगा, उसको लगेगा कि ये क्या करवा रहे हो, मेरी तो एक्सपर्टाइज डिफरेंट है। और यदि आप प्रेशर देंगे और वो करे तो बहुत अच्छा रिसर्च नहीं होगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि क्या करना है ये पहले डिसाइड कर ले और फिर प्रोजेक्ट बेस्ड रिक्रूटमेंट करें कि ये रिसर्च है और इसके लिए हमको ऐसे इसके स्किल सेट चाहिए। साइंटिस्ट नहीं, स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है, एग्जैक्ट स्किल सेट। उदाहरण के लिए हम आप आसान भाषा में समझाने के लिए कि आपको यदि स्पोर्ट्स की रिपोर्टिंग करवानी है तो आपको स्पोर्ट्स रिपोर्टर चाहिए। क्राइम रिपोर्टर अलग होते हैं। क्राइम रिपोर्टर को स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग करने के लिए आप भेज देंगे तो वो कुछ गलत करके आएगा। गलत ना करके आए तो बेहतर तो बिल्कुल नहीं करेगा, है ना। सर, इन सब रिपोर्टिंग की बात चल रही है तो साइंस रिपोर्टिंग को इंडिया में आप किस स्तर तक देखते हैं? किस स्तर तक रिपोर्टर्स इंडिया में परिपक्व हैं और वो कर पा रहे हैं साइंस रिपोर्टिंग जो जस्टिफाइड लगता है आपको? यहाँ हम बहुत गैप देख रहे हैं। अगेन आई एम सॉरी, यहाँ जब हमारे साइंस की बात होती है साइंटिस्ट को, तो साइंस रिपोर्टिंग जो पीयर रिव्यूड जर्नल्स हैं वो रीजनल लैंग्वेज में नहीं के बराबर है। मीन्स 10,000 यदि हम वहाँ पर अच्छे जर्नल्स इंग्लिश में मिलते हैं तो शायद एक दो हिंदी में मिल जाए, और वो भी टॉपिक वाइज नहीं है। मतलब एक जर्नल होगा और वो हर किसी साइंस को कवर करेगा। तो हमको चाहिए, यदि हम इंडिया में साइंस को प्रमोट करना चाहते हैं तो रीजनल लैंग्वेज में साइंस की रिपोर्टिंग हो और वो आसान भाषा में वो रिपोर्टिंग किया जाए, जिससे कि गांव के छोटे छोटे बच्चे को लगे कि यस आई कैन डू। वो जो हैं सो जो कह रहे हैं वो इंग्लिश में नहीं बात कर रहे हैं, वो हमारी भाषा में, जुबान में बात कर रहे हैं। तो मीन्स इंडिया में जर्नलिज्म में साइंस जर्नल की बहुत रिक्वायरमेंट हम देख रहे हैं। साइंस जर्नलिज्म को, साइंस रिपोर्टिंग को हमारे देश में बेटर करने के लिए या फिर कहीं भी बेटर करने के लिए ज़रूरी है साइंटिस्ट का भी उतना योगदान होना। तो क्या साइंटिस्ट कितने इंटरेस्टेड हैं अपने टॉपिक्स को हमें समझाने में? क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट हमें भी साइंस का इतना नॉलेज नहीं है। हम खुद साइंटिस्ट से, अलग अलग साइंटिस्ट से बात करते हैं, फिर हम उनकी चीज़ों को और समझते हैं, रिसर्च करते हैं उन पर, उनसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं और फिर उनको दर्शकों के सामने रखते हैं। यही हमारा काम है इन अ वे, और यही हमारे और साइंटिस्ट के बीच में रिलेशन भी है। लेकिन साइंटिस्ट उसमें कितना योगदान करे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप ये बताइए हमें कि इंडिया में साइंटिस्ट्स ऐसा उनको उनकी पढ़ाई में और इन सब में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि वो इन चीज़ों को लोगों के सामने आसान भाषा में रख सकें? ये बहुत जगह है। एक्चुअली उनको लिटरेसी की नॉलेज दी जाती है। मुझे ये बेसिक पता नहीं है कि ये कहाँ कहाँ है, लेकिन बहुत जगह है जो उनको कम्युनिकेशन स्किल और साइंटिफिक राइटिंग सिखलाया जाता है। तो 2 कदम हम चलते हैं, 2 कदम आप आगे बढ़िए, दोनों मिलकर करते हैं। जैसा आपने कहा कि हम दोनों का प्रोफेशन बहुत ही सिमिलर है। साइंटिस्ट भी जो है सो अननोन इन्फॉर्मेशन, पार्शियली नोन इन्फॉर्मेशन और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन को डाटा कलेक्ट करके उसको क्रिटिकली एनालाइज करके पब्लिक डोमेन में लाते हैं। आसान भाषा में लाना चाहिए। तो गैप ये है कि जब साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं तो उनकी भाषा जो है वो इंग्लिश हो गई है।
जबकि होनी ये चाहिए थी कि वो एक सामान्य भाषा में, मतलब तमिल में, बंगाली में, हिंदी में वो अपनी बात को रखें। वो जो भी कर रहे हैं वो अपनी बात को रखें। इससे क्या होगा कि यंग जनरेशन जो स्कूल से निकल रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, उनके माइंड को शेप किया जा सकता है एक अच्छे डायरेक्शन में, कि आगे बढ़ने का एक तरीका है ये। हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसा कि हम पहले बताए थे आपको कि साइंस जर्नलिज्म में बहुत पीछे रह गया है हमारा कंट्री। हम यदि कंपेयर करते हैं चाइना को, जो आगे बढ़ रहा है, तो आप देखेंगे कि चाइना में बहुत सारे जर्नल हैं जो कि उनके रीजनल लैंग्वेज में हैं वो, और वो इंग्लिश में भी बहुत अच्छा पब्लिश कर रहे हैं। तो हमको यहाँ पर एक कोलैबोरेशन की ज़रूरत है, जिसमें मीन्स जर्नलिस्ट हो और साइंटिस्ट हो, और वो मिलकर इसको रिपोर्टिंग कर सकें, मीन्स कुछ आर्टिकल्स निकाल सकें और कॉमन भाषा में इस चीज़ को ला सकें। तो अभी बात आई रिसर्च पेपर पब्लिश करने की, तो जो चाइना है वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है इस समय। नेचर बिल्कुल। इंडेक्स में आप देखेंगे तो बिल्कुल। उनके इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो दुनिया में रैंक कर रहे हैं। भारत में पेपर पब्लिश यानी कि दर्शकों को बता दें कि जब कोई रिसर्च की जाती है तो उसे किसी एक जर्नल में छापने के लिए भेजा जाता है। उसे दूसरे जो साथी साइंटिस्ट्स हैं या रिसर्चर्स हैं वो उसे परखते हैं और फिर वो पब्लिश होता है। तो ये पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं। ऐसी एक जर्नल है नेचर, वो एक इंडेक्स निकालता है। उसमें चाइना और अमेरिका तो शीर्ष में दिखाई देते हैं, लेकिन भारत का स्थान उस पर बहुत नीचे आ कहीं नीचे दिखाई देता है। तो इसके पीछे आपको क्या वजह नज़र आती है? एक तो ये वजह हमको लगता है कि अवेयरनेस की कमी है। हमको लगता है कि इंग्लिश में पब्लिश करना बेहतर है कि दुनिया जानेगी, साइंटिस्ट को कॉमन वो लगता है। जबकि हकीकत ये है कि इंडेक्सिंग जब होता है तो वो ये होता है कि कितनी बार आपके रिसर्च को साइट किया गया, कितनी बार पढ़ा गया, इसी आधार पर वो इंडेक्सिंग होता है। तो कितने व्यूज़ हुए हैं रिसर्च पेपर के और कितनी बार साइट उसको रेफरेंस किया गया है। तो आप लॉजिक लगाइए, यदि हिंदी में वो पब्लिश हुआ होता तो बहुत सारे लोग पढ़े होते, तो व्यूज़ तो बढ़ जाते उसके, तो उस जर्नल के इंडेक्स नेचुरली हायर होते। चाइना ने ये किया है, चाइना ने अपने रीजनल लैंग्वेज में अपने साइंस को पब्लिश किया है और वो सीखे हैं, आगे बढ़े हैं। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि हिंदी ही एक इकलौती भाषा नहीं है, हमारे यहाँ ढेर सारी भाषाएं हैं। यहाँ आके प्रॉब्लम हो जाती है। साइंस के लिए हमारे पास एक अल्टरनेटिव लैंग्वेज नहीं है, नहीं के बराबर है। हम नहीं है नहीं कहेंगे, नहीं के बराबर है। हिंदी हम लोग पखवाड़ा मनाते थे, हम आई डोंट नो अब मनाते हैं या नहीं। जब हम साइंस कर रहे थे तो 2 वीक्स का हिंदी पखवाड़ा होता था, जिसमें कि हाँ, जिसमें कि वो हिंदी को प्रमोट करते थे कि आप साइंस को हिंदी में रिपोर्ट करें, हिंदी में साइंस को आगे बढ़ाएं। तो वो आपको पखवाड़े तक नहीं रुकना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा। आपको पब्लिकेशन, रिटन डॉक्यूमेंट, साइंस ट्रैवल्स थ्रू द रिटन स्क्रिप्ट। ये मुंह से साइंस कम ट्रैवल करता है। तो जब रिटन डॉक्यूमेंट आपको हिंदी में बहुत ज़्यादा होगा, वो जर्नल्स बहुत ज़्यादा संख्या में होंगे, साइटेशन होंगी, उसके व्यूज़ होंगे और तब वो इंडेक्स्ड भी होंगे। ऐसा नहीं है कि रिसर्च नहीं हो रहा है, बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं, इंग्लिश में पब्लिश हो रहे हैं उसके। तो इंग्लिश में आप पब्लिश ना करें मीन्स बंद ना करें, लेकिन हिंदी में भी करें। तो बात ये आ जाती है वहाँ, जब आप कोई चीज़ इंग्लिश में पब्लिश कर लेते हैं तो वो कहते हैं कि इट इज़ नाउ पब्लिश्ड, यू कैन नॉट रीपब्लिश इट। तो लोगों को लगता है कि हिंदी में पब्लिश करेंगे तो व्यूअर्स नहीं मिलेंगे, शायद जर्नल अच्छा नहीं होगा, डाउनग्रेड होंगे हम।
जबकि होना ये चाहिए कि लोगों को प्राइड आनी चाहिए कि आई पब्लिश्ड इन हिंदी। और इसलिए हम ये सोचेंगे कि गवर्नमेंट को चाहिए एक सपोर्ट टीम बनाए जो इंग्लिश के, यदि साइंटिस्ट को हिंदी नहीं आ रही है या रीजनल लैंग्वेज बंगाली नहीं आ रही है, तो वो उसको अच्छे से अनुवाद करके उसको जर्नल में दे, तब आसान हो जाएगी। तब ये बात बिल्कुल आसान हो जाएगी कि चलो, आई टुक अ लिटिल बिट पेन, गवर्नमेंट टुक अ लिटिल बिट पेन, you journalist took a little bit pain, and then we have no pain। तो ऐसे हमारा साइंस आगे बढ़ेगा। लेकिन सर साइंस इज़ वेरी मच इंटरनेशनल थिंग, मतलब इट्स अ ग्लोबल काइंड ऑफ थिंग। तो इन दैट केस, जैसे कि आप अगर इंडिया में हिंदी में आपने या फिर किसी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ लिया, फिर आपके अब्रॉड में काम करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ये सब भी बातें आती हैं। नहीं होंगे, कैसे? नहीं होंगे। मैं ये नहीं, कभी नहीं कह रहा हूँ कि आप इंग्लिश ना पढ़ें, इंग्लिश में साइंस ना करें। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर कि आप साइंस इंग्लिश में करें, लेकिन अपने साइंस की बात को हिंदी में भी अपने लोगों तक पहुँचाएं। इससे क्या होगा कि उनको आसानी से जानकारी मिल जाएगी। जो गांव के लोग हैं उनको ये जानकारी होगी कि ये रिसर्च करंट है, अभी इस पर काम हो रहा है, तो उनको एक ऑब्जेक्टिव मिलेगा कि हमको ये और आगे कर सकते हैं। आज इंटरनेट से हर जगह जुड़ा हुआ है ना। हमारे समय में इंटरनेट नहीं होता था इतना। तो ये नहीं है कि आपको कठिनाई होगी और आप डाउनग्रेड होंगे, नहीं होंगे डाउनग्रेड। आप यकीन मानिए, आप हिंदी में आप पब्लिश कीजिए और आगे बढ़िए। अच्छा, आपने अभी गांव तक साइंस पहुंचाने की बात की, तो आपका जीवन शुरुआत में गांव से ही जुड़ा रहा, फिर आपका जो सफ़र रहा उसमें आप एकेडमिक्स के माध्यम से बताइए कि आप यहाँ से आपने आईआईटी में पढ़ाई की, वहाँ से अमेरिका के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें क्या फ़र्क है और वो सफ़र कैसे आपने तय किया, और जो एक आम हमारा दर्शक है जो इस समय गाँव से हमारे शो को देख रहा है, वो कैसे वहाँ तक का सफ़र तय कर सकता है शिक्षा के माध्यम से? तो ये, यदि किसी को साइंस स्ट्रीम लेना है और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करना है, मतलब साइंस में खोज करना है, तो बेसिक जो है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तो होनी ही चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि हम तो लाइफ साइंस करेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स क्यों चाहिए, लेकिन नहीं, इसकी ज़रूरत पड़ती है, हर पल ज़रूरत पड़ती है। तो यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को आप साइडलाइन करते हैं तो लाइफ साइंस में भी आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो आपको फंडामेंटल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की होनी चाहिए। उसके बाद आप लाइफ साइंस जब हम कहते हैं तो उसमें बॉटनी भी आता है, जूलॉजी भी आता है, माइक्रोबायोलॉजी, इकोलॉजी, बहुत सारे स्ट्रीम हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो बहुत सारे स्ट्रीम्स आते हैं। तो आपको ये ऐसा है कि आप पहले अपने आप को जनरलाइज करें, फिर आप नैरो डाउन होकर के ये हिल शेप बनाएं कि ओके, आई न्यू दिस, ऑल दिस थिंग फंडामेंटल्स, नाउ आई एम ग्रोइंग, ये मेरा इंटरेस्ट होगा। ये साइंस का मतलब ये नहीं है कि लाइफ साइंस ही, साइंस तो फिजिक्स में भी साइंस है, मैथमेटिक्स में भी साइंस है, वहाँ पर भी साइंटिस्ट हैं। तो उसके बाद आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आगे बढ़ना है, ना कि पीयर प्रेशर में। जैसे हम आपको बताए कि उस समय में जब ट्विन टावर 9/11 हुआ था तो सबको लगता था कि ये टेररिस्ट अटैक हो सकता है, एटम बम छोड़ा जा सकता है, चलो ड्रग इसका खोजना बहुत नेसेसरी नीड है। 2019 से 2024 तक, मतलब जो है, सो जो भी बच्चे होंगे, बहुत सारे जो जिनको साइंस में, फैमिली में साइंटिस्ट नहीं हैं या साइंस बैकग्राउंड के लोग नहीं हैं, वो सोचेंगे कि वैक्सीन डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, इसमें बहुत अच्छा प्रोस्पेक्टिव होगा, वो आगे फ्यूचर अच्छा होगा। लेकिन ऐसा ना करें, ये बबल फूट जाएगा, फिर आपको कठिनाई होगी। वो कठिनाई इसलिए होती है कि बहुत सारे वर्क पूल उस सेम फील्ड में पहुंच जाते हैं और आपस में compete करते हैं। तो बेहतर ये है कि आप जिसमें मज़ा आता है आपको, वो स्ट्रीम को चुनें और
कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ना जाएं। पीएचडी करना है तो आप रिसर्च लैब के हिसाब से ढूंढें उसको, कि क्योंकि आप सच में ये कि आपको हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको ट्रेनिंग नहीं देता है। उसमें जो लोग हैं, जो लैब है, वो ट्रेनिंग देते हैं। और हर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे और मीडियम वर्ग के और पुअर लैब होते हैं। तो ऐसे लैब को आप चूज कीजिए जिसका रिसर्च आपको अच्छा लगता है और जो अच्छा रिसर्च पब्लिश कर रहा है। क्या ऐसे लैब्स इंडिया में भी अवेलेबल हैं अभी के दौर में? बहुत हमारे यहाँ एम्स है, यहाँ रिसर्च होते हैं और वो क्या कहते हैं ट्रीटमेंट भी होता है। हमारे यहाँ CCM भी है, सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और उसके बाद बहुत सारे हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है। ये सब बहुत अच्छे अच्छे लैब हैं, अच्छे। तो जब रिसर्च के लैब्स अच्छे हैं और साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए अच्छा, अब आप कह रहे हैं जैसे कि देश में माहौल बेहतर हो रहा है, बहुत बेहतर हो रहा है। तो अब क्या आपको ऐसा इन देश से जो लोग देश में साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं उनका पलायन कम हो जाएगा क्या? क्या ये खुशखबरी आप सुनाना चाहते हैं? नहीं, हम नहीं सुना पाएंगे ये अभी। पलायन कम नहीं होगा, रिटर्न ज़्यादा होगा। अच्छा। वहाँ जाने के बाद लोग लौटेंगे। कोई नहीं चाहता है कि वहीं के हम होके रह जाएं। रिटर्न होना सभी चाहते हैं। तो यदि वहाँ जाने के बाद अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलेगी तो वो लौट आएंगे। तो मैंने बताया आपको कि ये प्रोजेक्ट बेस्ड होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होना चाहिए। ये ना कि चलो साइंटिस्ट रिक्रूट कर लेते हैं उसके बाद हम प्रोजेक्ट को डिफाइन करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। सर, अब अपनी जनरेशन के वहाँ बहुत सारे साइंटिस्ट के साथ आपका उठना बैठना होगा, आप उनसे अलग अलग तरह की बातें करते हैं। क्या आप क्या उनसे जब आप बातें करते हैं तो क्या ऐसा कॉन्वर्सेशन में क्या ऐसा भी आप बात करते हैं कि हाँ अब वो इंडिया वापस आने का सोच रहे हैं? बहुत लोग सोचते हैं। अच्छा लगता है उनको। और कोलैबोरेटिव रिसर्च जो है वो अब बहुत बढ़ा है, दो देशों के बीच साथ में काम करना। अच्छा, ये पहले बहुत कम था। जब हम पहले कहते हैं तो हम 2000 और 2000 से पहले की बात करते हैं। आप हमको ये 2014 से आप कोट ना करेंगे, समझे ना, क्योंकि हम देखते हैं मीडिया में जो चीज़ होता है कि वो 2014 नहीं, हम 2000 से पहले की बात कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है। कोलैबोरेटिव रिसर्च हो रहे हैं, बहुत सारे हो रहे हैं, पहले कम थे, अब हो रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। अच्छा, आपने 2014 का जिक्र कर दिया, तो हम अपने यहाँ तो नहीं देखते हैं कि साइंस और पॉलिटिक्स बहुत इंटरकनेक्टेड है, पर क्या अमेरिका में भी ऐसा है कि साइंस और पॉलिटिक्स एकदम अलग है, या उसका कुछ कनेक्शन है, या उसका दबाव रहता है एक पॉलिटिक्स में भी साइंस का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ रैदर पॉलिटिक्स बिल्कुल भी नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड पॉलिटिक्स भी नहीं के बराबर है। हम एक्सेप्शन को हटा के रखें तो वहाँ क्या होता है, यहाँ पर भी ऐसे ही है जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है कि एक स्मॉल ग्रुप होता है, उसके एक हेड होते हैं जिसको हम लोग प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर कहते हैं। जैसे हम वहाँ पर भी हम खुद प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर थे कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट का। तो वो डिसाइड करते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट के लिए किसको किसको हम हायर करें। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड लार्ज रिक्रूटमेंट नहीं है, ये स्मॉल रिक्रूटमेंट में है कि जिसको हमको ये नीड है इसके हिसाब से हम साइंटिस्ट को हायर करेंगे। तो हम ये कहेंगे कि जाना नहीं रुकेगा। जाना रुकने के लिए कम से कम 20 ईयर्स आप सोच लीजिए, तब हो सकता है जाना रुके, या 10-15 ईयर्स। लेकिन लौटना बढ़ जाएगा, बढ़ रहा है, लोग लौट रहे हैं वहाँ से। तो आप कह रहे हैं कि स्टडीज़ में भले ही उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर रहा हो, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां आप काम कर सकते हैं स्टडीज़ के बाद, उनमें वो बेहतर तरह से काम कर रहे हैं। तो ये आप कह रहे हैं क्योंकि वो वापस आएंगे तो यहाँ पर काम करेंगे। अच्छा सर, एक और आखिरी सवाल है, जैसे कि कोई अगर आपको
ऐसा ऐसा इंसान देख रहा है, ऐसा शख्स देख रहा है जो अभी पढ़ाई कर रहा है, रिसर्च की तरफ वो बढ़ना चाहता है, तो उसको आप ऐसी क्या 3 टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, हम ये कहेंगे इस पर कि साइंस नेवर ट्रैवल्स अलोन। आपको टीम बिल्डिंग होगी, नेटवर्किंग करनी होगी, आपको ये फाइंड करना होगा कि इस रिसर्च में और कौन-कौन से लोग हैं, उनको फाइंड करना होगा। दूसरा टिप्स? हम ये चीज़ जो है सो कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। यदि कोई यंग रिसर्चर हम तक पहुंचता है कि सर आई नीड योर एडवाइस, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इज़ गोइंग टू बी बेटर फॉर मी, आई एम डूइंग दिस, तो एक लिंक्डइन पर हम बनाए भी थे, उस पर बहुत सारे लोग हैं जो इंडो यूएस रिसर्च कोलैबोरेशन जैसा वो एक ग्रुप है छोटा सा, और जिस पर लोग आते हैं और एडवाइस लेते हैं, और हम उनको बताते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए उसके बाद आएगी। तो आपको ये एक माइलस्टोन डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन 5 ईयर्स। यदि वो माइलस्टोन आप 5 ईयर प्लान नहीं बनाते हैं तो आप पीछे हो सकते हैं। तो उसके बाद तीसरा हम जो ये कहेंगे कि आप सिर्फ काम ना करें, आप देखें कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। यदि आप खुद काम करते रहेंगे तो आपका बैलेंस बिगड़ेगा। यू विल बी वेरी मच एब्जॉर्ब इन योर वर्क एंड यू वोंट गेट द टाइम टू फाइंड व्हाट अदर पर्सन आर डूइंग। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो ये रही हमारी बातचीत रेडियोलॉजी ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार सिंह जी से। हमने बहुत सारी नई नई चीज़ें जानी, और हम आपसे ये कहना चाहते हैं, अगर आप देश में रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप देश से बाहर रहते हैं और आप ऐसा कुछ काम करते हैं जो आप भारत के लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप कभी भारत आएँ तो हमें एक मेल ज़रूर डालें। हम आपको न्यूज़ रूम बुलाएंगे, आपसे बात करेंगे। मेल कहाँ करना है? मेल करना है tta@lallantop.com पर। मैं वापस रिपीट कर देती हूँ, tta@lallantop.com। आप हमें मेल करें, हम आपको न्यूज़ रूम बुलाएंगे। अगर हमें ऐसा लगेगा कि आपका काम ऐसा है जो हमारे भारत के लोगों तक पहुंचना चाहिए, गांव-गांव तक पहुंचना चाहिए, तो आप ज़रूर मेल करें हमें। हम आपसे बात करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आज का ये हमारा एपिसोड रहा। थैंक यू सो मच। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। देखते रहिए द लल्लन टॉप।